हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का रेडियंट पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड चैप्टर है शुद्ध पढ़ो शुद्ध लिखो, इसका अध्ययन करेंगे। पहले संयुक्त वर्ण परिचय। संयुक्त अभी तक हमने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े हैं, जाने हैं। अब संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण जब हम दो वर्णों के बीच में एक छोटा सा आधा, जिसको बोलते हैं आधा अक्षर जुड़ा होता है, उसके बाद में जो अक्षर होता है उसके साथ में जो अटैच होता है, जुड़ा होता है, उसी को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो उल्लू और मगरमच्छ, तो उ और लू के बीच में आधा ला बना है, तो ला और लू ये संयुक्त वर्ण हो गए। इधर इसी तरह से मगरमच्छ में माँ और छ के बीच चा आधा है, तो ये चा जो है छ से जुड़ा हुआ है, अटैच है, तो च और छ ये संयुक्त वर्ण होते हैं। हमने अभी तक वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण पढ़े थे, एक छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ये क और शा के योग से बनता है छ, ता और र के योग से बनता है त्र, ज और या के योग से ज्ञा और स और रा के योग से स्रा। अब इसी तरह से और भी इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे कक, पप। तो इनके लिखने का तरीका इधर होता है, ये द्या, हम विद्या पढ़ते हैं द्या, तो उसमें आधा द और या होता है विद्या। इसी तरह से यहाँ पे टट, सच, ये हो गए संयुक्त वर्ण। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कुछ वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण जिसमें पाई लगी होती है, और कुछ बिना पाई वाले होते हैं। पाई वाले व्यंजन वर्ण होते हैं ख, ग, घ, इसमें लाइन खींची होती है, ये पाई वाले वर्ण हैं। और जो बिना पाई वाले वर्ण होते हैं वो अंगा, छ, टा, ढ, इस तरह के वर्ण बिना पाई वाले होते हैं। इनको बिना पाई वाले कहते हैं, उनको खड़ी पाई वाले कहते हैं वर्ण। अब बिना पाई वाले संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे 11, उसमें क्या करते हैं, बिना जो पाई वाला होता है व्यंजन, उसमें पाई को हटा देते हैं, फिर वो जिसके साथ जुड़ता है वही संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं 11। तो 11 में ग और या ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है। स्वभाव, स में व, स और व प्लस कर दिया, इसमें पाई हटा दी, स्व प्लस स्वभाव। अब बिना पाई वाले जो होते हैं, जैसे कि पक्का, धक्का, ये बिना पाई वाले होते हैं। का लिखा होता है, का में आधा का बना देते हैं उसको, और फिर वो दूसरे का से जुड़ जाता है, तो वो पक्का, ये संयुक्त व्यंजन रूप होते हैं। अब हम रा के जानेंगे, रा के कितने रूप होते हैं। रा के विभिन्न रूप होते हैं। रा को कई तरीके से हिंदी वर्णमाला में लिखा जाता है, जैसे कि र, रेफ, पदेन और र। इसके अनेक रूप हैं, इनके रूपों को जानें। रा के 3 रूप होते हैं। एक होता है स्वर रहित, यानी कि इसमें स्वर नहीं होता है, स्वर जुड़ा है तो ये ऊपर लगता है, पाई के लाइन के ऊपर लगता है, जैसे इसको रेफ वो कहते हैं। जैसे कर्म, धर्म, और जिस अक्षर पे ये लगता है उस अक्षर के पहले पढ़ा जाता है, उस वर्ण के पहले पढ़ा जाता है। और दूसरा है पाई वाले व्यंजन के साथ, जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उनके साथ जुड़ता है तो वो उसको उस रा को पदेन कहते हैं। जैसे क्रम, का मेरा लगा है तो क आधा हो गया, रा पूरा, क्रम। नम्र, प्रण, जिस अक्षर पे लगता है उस अक्षर वो अक्षर आधा हो जाता है और रा इसमें पूरा रहता है, ये पदेन रा कहलाता है। और तीसरा है पाई रहित व्यंजन के साथ। जो पाई रहित, जिसमें पाई नहीं होती है व्यंजन के साथ, उनमें रा कैसे लगते हैं, उसमें रा लगता है चिड़िया की टांग की तरह है। यहाँ जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, तो ये लगता रा ही है, लेकिन जिस अक्षर पे लगता है वो अक्षर आधा हो जाता है, वो वर्ण आधा हो जाता है। तो डा में लगा ये, तो डा में हलंत लगी है, हलंत के साथ में र लगा है, इसलिए तिरछा इस तरह से खिंचा हुआ दिखता है। तो ये यानी कि डा आधा है और फिर रा पूरा, फिर म, ड्रम, डा आधा, रा पूरा, म। टा में लगा है ये र, तो ट्रक, टा आधा, रा पूरा, ट्रक। राष्ट्र, ये रा के रूप हुए। अब हम स, श और सा के प्रयोग को जानेंगे। सा, ये इस सा को कहते हैं तालाबी सा, फिर मूर्धन्य सा और दंती सा। तालाबी सा किसके साथ संयोग होता है? तालाबी सा का तालाबी सा का प्रायः यह अक्सर चा, छ, जा और झा से संयोग होता है। मतलब कि ये चा और छा और जा और झा से पहले
ये संयोग करता है सा। जैसे निश्चय, निश्चल, निश्चित। और ये मूर्धन्य सा है षटकोण वाला, इसको कहते हैं मूर्धन्य सा। ये इसका संयोग होता है, ये संयुक्त होता है टा, ठ, डा, ढा से होता है इसका। जैसे कष्ट, टा के पहले जुड़ा, और टा और स ये संयुक्त रूप हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। तो कष्ट, काष्ठ, भ्रष्ट, वरिष्ठ, ये सा का संयोग हुआ है टा, ठ, ड और ढा से होता है इसका संयोग। और जो ये दंती सा है, इसका संयोग होता है प्रायः ता, था, न, पा, मा से। ये अक्सर पा, म, ता, था और न के पहले आता है आधा सा, दंती वाला सा। इसको दंती सा बोलते हैं। जैसे सा से सांप, सा से सरौता, इस सा को दंती सा बोलते हैं। जैसे विस्तार, दस्ताना, स्थान, स्नान, स्पर्श, स्मरण इत्यादि। अब हम न और अणा के प्रयोग को जानेंगे। अणा और न। अणा को अक्सर री और रा और शा के बाद अणा आता है। अक्सर मतलब प्रायः, हमेशा नहीं होता कि हर सदैव ऐसा ही हो, लेकिन प्रायः ऐसा होता है। जैसे रण, रा के बाद आया अणा। भूषण, सा के बाद अणा। ऋण, री के बाद आया अणा। तो न आता है म, द, ज्ञ। मान, दान, ज्ञान। अणा का प्रयोग अक्सर री और रा और शा के बाद, और इसके अलावा दूसरे वर्णों के साथ न। अब अणा हमेशा टा, ठ, ड, अणा और अणा से संयोग करता है। संयोग का मतलब होता है उसके पहले, जस्ट पहले आधे वर्ण के रूप में, स्वर रहित वर्ण के रूप में आता है। स्वर रहित वर्ण के रूप में। स्वर रहित वो पूरा होता है व्यंजन वर्ण, लेकिन स्वर रहित होता है, इसमें स्वर नहीं, आ की आवाज़ नहीं निकलती है, वह आधा होता है, उसको स्वर रहित वर्ण कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे डंडा, अणा आया, डंडा, डा के पहले। झंडा, डा के पहले। घंटा, टा के पहले। ये घंटा, अणा और टा का संयोग हुआ है, संयुक्त व्यंजन वर्ण होंगे ये। और ना हमेशा ता, था, द, ध और ना से संयोग करता है, मतलब उसी वर्ग के वर्णों के साथ में। जंतर, बंदर, अंतर। अधता इनका संयोग हुआ है ता से, दा से, ता से, और धा से भी संयोग होता है, ना से ही होता है। ये अणा और ना के संयोग रूप का प्रयोग हुआ। अब अणा और ना के संयुक्त रूप अनुस्वार के रूप में बदले जाते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि अन्न की बिंदी, जो हमने अभी तक पढ़ा, अन्न से अंगूर, अन्न की बिंदी के रूप में भी बदल जाते हैं ये अणा और ना के संयुक्त रूप। जैसे घंटा, अड़ा है, यह अन्न की बिंदी में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। और झंडा, अड़ा है, अन्न की बिंदी में बदल गया। अंतर, अन्न की बिंदी में बदल गया। बंदर, अन्न की बिंदी में बदल गया, यानी कि अनुस्वार में बदल गया। अड़ा और ना यह संयुक्त रूप अनुस्वार में भी बदल जाते हैं। अनुस्वार और चंद्र बिंदु में प्रयोग में अंतर होता है। चंद्र बिंदु और अनुस्वार, अनुस्वार को जब हम बोलते हैं अन्न की बिंदी को, तो आवाज़ निकलती है सिर्फ नाक से, और चंद्र बिंदु को जब हम बोलते हैं, जब आवाज़ निकलती है तो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अनुस्वार में से हंस, हमने हंस कहा, हंस एक पक्षी है, हंस। लेकिन अगर कहा हंस, हंस एक क्रिया है, हंसना, हंस, तो हंस की आवाज़ जब निकलती है, चंद की बिंदी ऊपर होती है हंस में, तो चंद की बिंदी जब बोलते हैं हंस, तो आस मुँह से भी और नाक से भी आवाज़ निकलती है। लेकिन हंस कहेंगे तो सिर्फ नाक से आवाज़ निकलती है। तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु में ये अंतर होता है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, तो शिरोरेखा के ऊपर, जब शिरोरेखा की जो मात्राएं होती हैं, ये मात्राएं जब ऊपर लगी होती हैं, तब वहाँ पे अन्न की बिंदी होती है, यानी कि अनुस्वार। और जब ये नीचे रहते हैं, तब वहाँ पे चंद की बिंदी होती। आप देखिए यहाँ पे, जैसे 5, ये रेखा के नीचे आ की मात्रा लगी है, तो चंद की बिंदी आई। और यहाँ पे अकिंचन, किंचन में छोटी मात्रा लगी है, रेखा के ऊपर मात्रा लगी है, तो का पे अन्न की बिंदी, अकिंचन। ये अंतर होता है अनुस्वार और चंद्र बिंदु में के प्रयोग में। अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु के प्रयोग को। अब संयुक्त वर्ण का उच्चारण, इसको हम
जितनी बार दोहराएंगे उतने हमसे अच्छे से उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे दिया है बच्चा, चा के साथ में चा का संयोग हुआ है। पक्का, का के साथ में का का संयोग हुआ है। सत्य, ता के साथ में या का संयोग है। सत्य, इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतने हमसे अच्छे से उच्चारण होगा और हम अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। बच्चा, पक्का, सत्य, कुष्ठ, अच्छा, सच्चा, मक्का, पथ्य, दुष्ट, भट्ठा, कच्चा, धक्का, अक्ल, जल्द, कष्ट। इसको बार बार दोहराने से, अभ्यास करने से आप अच्छे से हिंदी को पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आप लोगों ने संयुक्त वर्ण के अच्छे से समझ लिया होगा। संयुक्त वर्ण परिचय आपको अच्छे से मालूम हो गया हैगा। थैंक यू।